tersanggah hai. अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ना। कहाँ तक पढ़ लेता था जी? अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने रीजंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से पढ़ा था कि क्यों हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को लाजमी मैनेज करना चाहिए। और उसमें हमने फिर मोरल रीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 बेसिक रीजन है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। मोरल रीजन, अखलाकी वजह ये है कि कभी भी कोई हादसा होता है उसमें बहुत सारी इंसानी जानों का ज़िया होता है जो कि हमें बिल्कुल भी बहैसियत इंसान काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह दूसरा रीजन हमने पढ़ा था फाइनेंशियल रीजन के, जब भी कोई हादसा होता है तो उसमें हमें बहुत सारा माली नुकसान भी होता है, इस वजह से भी जरूरी होता है कि हम लाजमी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करें। और इसी तरह तीसरा रीजन हमने पढ़ा था लीगल रीजन के, जब भी कोई हादसा होगा तो हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि बहैसियत कंपनी के मालिकान शायद हमने अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। कानूनी तौर पे हम पाबंद होते हैं कि हम अपने वर्क प्लेस को, अपने काम की जगह को सेफ बनाए, और अगर हमारे काम की जगह सेफ नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो 3 वजूहात है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, अखलाकी वजह, माशी वजह और कानूनी वजह। और कानूनी वजह में फिर हमने एम्प्लॉयर के यानी कंपनी के मालिक की जो जिम्मेदारियां होती है वो हमने पढ़ी थी कि मालिक किस चीज का पाबंद होता है कि वो अपने तमाम वर्कर्स को काम की एक महफूज जगह मुहैया करे। इसी तरह मालिक इस चीज का पाबंद होता है कि उसके वर्क प्लेस में, काम की जगह में जो जो मशीनें लगी हुई है या जो जो औजार इस्तेमाल हो रहे वो सारे सेफ हो। इसी तरह मालिक इस चीज का पाबंद होता है कि वो अपने तमाम वर्कर्स को सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग्स दे, उनकी निगरानी करे। तो ये हमने फिर आईएलओ की कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस में भी पढ़ लिए थे और उससे रिलेटेड प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। इसी तरह फिर वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, ये भी हमने डिस्कस किया था कि वर्कर क्या करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखे और दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखे। इसी तरह वर्कर इस चीज के पाबंद होते हैं टू कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स, के सेफ्टी के जो हिदायत उसको मिलते हैं उसको फॉलो करे। इसी तरह वर्कर की जिम्मेदारी होती है टू यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली, के सेफ्टी के तमाम औजार के सही तरीके से इस्तेमाल करे, और कोई भी अगर खतरा देखे जिसको वो ठीक नहीं कर सकता उसको रिपोर्ट करे, और कोई हादसा देखे तो उसको भी रिपोर्ट करे। तो ये वर्कर की, मजदूर की, उसकी मुलाजिम की जिम्मेदारियां होती हैं। इसी तरह इसमें वर्कर की कुछ हुकूक भी लिखे गए हैं कि वर्कर का ये हक होता है कि उसको हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से तमाम जरूरी मालूमात मिले, यानी मालिक ने उसकी सेफ्टी के लिए जो जो स्टेप्स लिए हैं वो उसको उस चीज का उसको इल्म हो। गिवन adequate information on the actions that the employer has taken to ensure their health and safety। इसी तरह दूसरा वर्कर का हक होता है गिवन द राइट टू नेसेसरी ट्रेनिंग एंड हेल्थ एंड सेफ्टी। वर्कर का यह हक होता है कि उसको हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग दी जाए। इसी तरह वर्कर का यह हक होता है कि मालिक उसके साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से मामलात में मशवरा करे, और वर्कर का यह हक बनता है कि अगर वर्क प्लेस इतनी अनसेफ है कि उसमें उसकी जान को खतरा है तो वो काम छोड़ के जा सकता है, और मालिक उसको मजबूर नहीं कर सकता कि आप काम करो जब तक के वर्क प्लेस को सेफ ना बनाया जाए। तो ये वर्कर के हुकूक है। क्लियर?
Is it clear? अच्छा, इन्फोर्समेंट में से क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा जी? इस पोर्शन में से मैंने कहा क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा? अच्छा, कल की क्लास जो प्रीवियस सैटरडे को क्लास थी उसमें आप थे? नो सर। हाँ, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी के हवाले से। बेसिकली वो आपको एक इंडस्ट्री का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सीन देंगे, मंजर देंगे, ठीक है? उसमें कोई हादसा हुआ होगा तो फिर उसमें आपको बताएंगे कि अब ये जो आपको मंजर नजर आया इसमें आप बताएं कि इसके मुताबिक या वर्कर्स ने अपनी कौन सी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। तो फिर आप उसके हिसाब से लिख सकते हो कि इस तरह इसमें इसने ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती थी जो इसने पूरी नहीं की। इस तरह मैं अक्सर आप लोग को उसमें भी अपनी गैलरी में सीन दिखा के पूछता रहता हूँ कि आप इस सीन में बताएं कि वर्कर ने अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की या एम्प्लॉयर ने अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। ये अब देखिए, ये बिल्कुल इज पे खड़ा है जहाँ पे रेलिंग मिसिंग है। एक ने हार्नेस नहीं लगाई, दूसरे ने हार्नेस सिरे से पहनी नहीं है और एक ने हुक भी नहीं की। तो वर्कर ने अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की इसमें? उसको वो नहीं कर रहा सब, वो उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहा है। वर्क नहीं, ये वर्कर की जिम्मेदारी थी, ठीक है? वर्कर ने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की कि उसको जो सेफ्टी की इक्विपमेंट मिले हैं उसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसी तरह इसने अपनी इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर यहाँ पे ये अनसेफ्टी पे इनको काम करना पड़ रहा है तो इसको रिपोर्ट करे, लेकिन इसने उसको रिपोर्ट भी नहीं किया। अच्छा, इसमें इसमें एम्प्लॉयर ने अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की? प्लेस ऑफ वर्क नहीं प्रोवाइड की और सर रेलिंग प्रोवाइड नहीं की गई, वहाँ पे रेलिंग लगा के देनी चाहिए थी जहाँ पे बिल्कुल एज थी, ठीक है? सुपरविजन होनी चाहिए थी सर, सुपरविजन भी नहीं हुई है। हाँ, सुपरविजन भी नहीं हुई है। सेफ प्लेस ऑफ वर्क नहीं प्रोवाइड किया गया क्योंकि यहाँ पे रेलिंग मिसिंग है। इसी तरह शायद इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, तभी तो ये हुक नहीं कर रहे। तो ये भी आप कह सकते हो। इसी तरह ये एक के पास शायद हार्नेस है ही नहीं, तो पीपीईस प्रोवाइड करना ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी जो उसने पूरी नहीं की। ठीक है, कोई भी सीन आप देखोगे ना उसमें आप सोच सकते हो कि अच्छा इसमें वर्कर ने कौन सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की या मालिक ने अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। अच्छा, इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अगर बात करें कि इंटरनेशनली कोई ऐसा इदारा जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के इन कवानीन को पूरी दुनिया में एक तरह से लागू करे, तो एज सच कोई हार्मोनाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है? हाँ, कंट्री के स्पेसिफिक एजेंसीज ऐसे हो सकते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। बास कंट्रीज में बहुत सारे हेल्थ एंड सेफ्टी की ये स्टैंडर्ड्स, उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एजेंसी बनी होती है, वो उस मुल्क में हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। या इसमें बहुत सारे क्लासेस को फायर अथॉरिटी वाले भी इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। पुलिस जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स कानून का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है अगर कानून को तोड़ा जाएगा तो उसमें पुलिस और अदालत इन्वॉल्व हो सकती है। अब जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट 1934 है, उसके किसी क्लास को अगर वायलेट किया जाएगा तो उस पे पुलिस भी एक्शन ले सकती है और उस पे अदालत भी एक्शन ले सकती है। अच्छा, कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर फॉलो नहीं किया जाएगा हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स को तो उसको दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन एंड इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस।
ये फिर एक कानूनी जुर्म कंसिडर किया जाएगा अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉ को फॉलो ना किया जाए। और इसमें एनफोर्समेंट एक्शन क्या लिया जा सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट के नोटिस मिल सकते हैं कि आप ये इम्प्रूवमेंट लेके आए, या प्रोहिबिशन भी हो सकती है, कंपनी पे पाबंदी भी लग सकती है। इसके बाद प्रोसिक्यूशन यानी अदालती कार्रवाई में क्या हो सकता है, तो कार्रवाई के नतीजे में कंपनी को जुर्माना हो सकता है, इंडिविजुअल्स को भी इंफरादी तौर पे भी लोगों को जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, आईएलओ के अलावा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक दूसरा इदारा है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये लोग भी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से भी और बाकी सेक्टर्स में भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पब्लिश करते हैं। जिस तरह क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड है, इसी तरह एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए आईएसओ 14001 है, सेफ्टी ऑफ मशीनरी के लिए आईएसओ 12100 है। ये कवानीन नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, यानी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप इनको कह सकते हो कि अगर ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाओगे तो आपकी उस सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। क्वालिटी में अगर आप 9001 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो आपकी क्वालिटी जो है वो प्रॉपरली मैनेज होगी। इसी तरह 14001 एनवायरनमेंट के हवाले से है, और इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से भी स्टैंडर्ड आईएसओ वालों ने पब्लिश किया है, जिसको आईएसओ 45001 कहा जाता है, एंड इट इज कंसिडर्ड कंपैटिबल विद 9001 एंड 14001। वो आईएसओ 45001 जो है ये कंपैटिबल है। कंपैटिबल से मुराद ये है कि एक ही टाइम में ये तीनों स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। किसी एक का कोई एक क्लास ऐसा नहीं होगा जो दूसरे के किसी एक क्लास को वो करेगा। ठीक हो गए? सर ये सर मतलब जी सर ये जो आपने बताया कि आईएसओ 45001 और ये जो क्वालिटी वाला है सर, ये आपस में मतलब एट अ टाइम तीनों मतलब रिप्लाई का यही मतलब होता है कि एक ही टाइम पे आपस में ये चीजें वो हो सकती है। हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम ये तीनों स्टैंडर्ड्स और अपना मैनुअल आपस में मिला के एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बना देते हैं, और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में ये तीनों के रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जाता है। तो जब आपकी कंपनी को आईएसओ वाले ऑडिट आपका करते हैं तो वो देखते हैं कि आपने इन सब के क्लास को पूरा अगर किया है तो आपकी कंपनी को ये सर्टिफिकेशंस भी मिल जाते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपके सारे काम प्रॉपरली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैनेज होते हैं, यानी आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के ट्रेनिंग्स, एक्टिविटीज, हर चीज प्रॉपरली एक तरीके से, हर चीज के लिए प्रोसीजर डेवलप करना, हर चीज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड रखना, तो प्रॉपर एक मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो जाती है, कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज है, ये सारी चीजें उसमें डिफाइन हो जाती है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप एक स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करते हो तो आपकी मैनेजमेंट उससे अच्छी हो जाएगी, और उसमें अल्टीमेटली आपकी कंपनी को ये सर्टिफिकेशन जब मिल जाते हैं तो फिर कंपनी क्रेडिबल हो जाती है मार्केट में कि यार ये कंपनी जो है ये कोई मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये आईएसओ सर्टिफाइड है, यानी इनका प्रॉपर एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। ये जो पेपर आएगा इसमें किस तरह क्वेश्चन आएगा कि आईएसओ 9001 में क्या मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा? नहीं, पेपर में इसके हवाले से क्वेश्चन नहीं आता कि आईएसओ के 9001 के क्या रिक्वायरमेंट्स है या 14001 के क्या रिक्वायरमेंट है। आउट ऑफ कोर्स आपका पेपर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो जस्ट आप लोग को समझाने के लिए कि उसके अलावा करता है। बाकी आईएसओ के हवाले से एक क्वेश्चन आया था, बल्कि 2 दफा आ चुके, उसमें ये था कि आप फायदे बताएं आईएसओ 45001 के या प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम के फायदे बताएं। ठीक है, तो वो इस तरह के इंटरव्यू में देखेंगे आईएसओ वाले, और ये जो सवाल नहीं इंटरव्यू में नहीं, पेपर में भी 1 दफा 2 दफा बल्कि इससे भी क्वेश्चन आ चुका है।
लेकिन वो जब चैप्टर 2 पढ़ लेंगे तो वो प्रॉपर्ली कवर हो जाएगा, इस वजह से मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। तो उसमें लिखा था कि बेनिफिट्स ऑफ ISO 45001 क्या है। एक मिनट में आपको दिखा दूं। अच्छा, ये 4 अगस्त का पेपर था, ठीक है। इसमें इन्होंने जिक्र किया है एक स्टोर का और एक वेयरहाउस का, यानी एक स्टोर है और उसके साथ गोदाम बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट टूल्स, इक्विपमेंट्स है और केमिकल्स वगैरह ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टोर का जिक्र किया गया है, ये बड़ी कंपनी है, उनके 100 के करीब स्टोर है पूरे कंट्री में, ठीक है। फिर इन्होंने जिक्र किया कि जो स्टोर के साथ गोदाम लगा हुआ है उसमें काफी सारे गुड्स इनके पड़े हुए, सामान वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन पुअरली मेंटेन पड़ी हुई है हर चीज, मतलब प्रॉपर्ली स्टेक नहीं है, रास्तों में चीजें पड़ी हुई है और गोदाम के अंदर फोर्कलिफ्ट ट्रक्स भी चल रहे हैं, ठीक है, और पैदल वर्कर्स भी चल रहे हैं। 20 यहाँ पे वर्कर गोदाम के अंदर काम कर रहे हैं और उनका शिफ्ट पैटर्न इन्होंने बताया। फिर इसमें इन्होंने एक हादसे का जिक्र किया है कि यहाँ पे पहले भी काफी सारे हादसे होते रहे और रिसेंट एक हादसा इस तरह से हो जाता है कि एक यंग F80 ट्रक का ड्राइवर था, वो ब्रेक लेट अप्लाई करता है, मोबाइल पे बात कर रहा था और ड्राइविंग के दौरान, और एक वर्कर उसके रास्ते में आ गया, उसने वर्कर को हिट कर लिया, जिसकी नतीजे में वर्कर की जो टांग थी वो टूट गई, उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले गए। फिर ये बता रहे कि वर्कर का यहाँ पे एब्सेंस रेट, स्टाफ का टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद नहीं है। आपने स्टोर के मैनेजर को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि हमारे पास इस तरह के कामों के लिए, सेफ्टी के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है, और अगर होगे भी नहीं दे सकते। फिर आगे ये बताता है कि एक मिनट, फिर आगे ये बताता है कि इस हादसे के बाद जो जिस हादसे का इन्होंने जिक्र किया है, उस हादसे के बाद यहाँ पे एक लेबर इंस्पेक्टर ने विजिट किया और उसने भी इनको बताया कि आपने अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना है और आप लोगों ने एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपकी कंपनी का या आपके स्टोर का कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, कोई किसी चीज का रिटर्न रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो जब मैं अगली दफा आऊं तो आपने लाजमी यहाँ पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम रखना है। समझ आई क्वेश्चन की, यानी उस सिनारियो की? जी सर, जी सर, समझ आया। अच्छा, टास्क नंबर 4 की तरफ आप देखिए। टास्क नंबर 4 के टू satisfy the expectations of inspector you have developed a formal safety management system in line with ISO 45001 के जो लेबर जो इंस्पेक्टर ने विजिट किया उसकी, तो ये आपने एक कंपनी के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जो कि ISO 45001 के मुताबिक है। बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली, सिनेरियो के मुताबिक ही सिर्फ जवाब देना है। What are the likely benefits to the organization having this formal safety management system? ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम का क्या क्या फायदा होगा, यानी स्टोर को क्या फायदा होगा इस तरह मैनेजमेंट सिस्टम का? समझ आई क्वेश्चन की या नहीं? जी जी। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर आप जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ लोगे फिर आप आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगी कि जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये PDCA साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है कि हर काम की पहले प्लानिंग करना, फिर उसके मुताबिक काम करना, फिर साथ साथ में चेकिंग रखना, और फिर अगर चेकिंग के दौरान आपको कुछ नजर आता है इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स तो उनको इम्प्रूव करना। तो जाहिर सी बात है अगर ये स्टोर ISO सर्टिफाइड हो जाते हैं तो इसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? जी जी आप सर ये जो टास्क दे रहे हो ना सर आप रेगुलर, ये जो सिनेरियो है ये सर पेपर, मतलब ये पेपर ही है? जी जी, ये पास्ट पेपर है। अच्छा अच्छा सर, तो ये इसके आंसर सब ये सिनेरियो के थ्रू देने हैं, मतलब इसको पढ़ के पूरा इसके थ्रू ये नहीं? जी जी, सिनेरियो के बेस पे पर अब देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाता है ना कि बेनिफिट्स बताए, अब आपके कोर्स में इस तरह सच बेनिफिट्स नहीं लिखे हुए,
तो आप इसमें मतलब आप इसमें इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो, इंटरनेट से आप हेल्प लो, लेकिन उसको सीन के साथ लिंक करो कि ISO 45001 की किसी कंपनी को क्या फायदे होते हैं। गूगल करे आपको बता देगा कि ISO 45001 के क्या फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिक एक स्टोर का जिक्र किया गया है तो उसके मुताबिक आपने उसको जवाब देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है तो सबसे पहले जो फायदा होगा वो तो ये होगा कि जो लीगल रिक्वायरमेंट थी, जो कि लेबर इंस्पेक्टर की एक्सपेक्टेशंस थी, आप उसको क्या पूरा नहीं कर लोगे? फायदा है ना? हेलो जी सर, बिल्कुल सर कंटिन्यू करें। अच्छा, दूसरा फायदा ये होगा कि आपका अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी। तीसरा फायदा ये होगा कि आपके पास जो एक्सीडेंट्स और नियर मिसेस हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। चौथा फायदा ये हो जाएगा, पांचवा, कि अगर आपके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो आपके कस्टमर आप पे रिलाई ज्यादा करेंगे। अगर आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड हो जाती है तो कस्टमर की क्रेडिबिलिटी आप पे बढ़ जाएगी। इसी तरह आपके प्रोडक्ट्स अच्छे बिकना शुरू हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप नेट से हेल्प लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। सर इसमें कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए एडवांटेजेस में? 10 पॉइंट लिखने चाहिए। अगर 8 आप लिखते हो 8 पॉइंट, तो फिर हर पॉइंट थोड़ा सा 2-3 लाइनों का होना चाहिए, 3 लाइनों का एटलीस्ट। टास्क नंबर देखिए, इसमें मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं कि इन्होंने सीन में जिक्र किया है कि इस स्टोर के और भी कंपटीटर्स हैं, तो अगर ये प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा तो ये अपने कंपटीटर्स को बीट कर लेंगे। अच्छा, एक काम करे यार, लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर ले ताकि जो टाइम लिमिट है ये खत्म हो जाए। नहीं, बल्कि अभी तो है टाइम। सॉरी 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 सॉरी, अभी है टाइम। मैं समझा हमने 9 बजे स्टार्ट किया था। अच्छा, एक तो चूंकि ऑलरेडी इन्होंने जिक्र किया है कि इनके और भी कंपटीटर्स हैं, तो अगर इनकी कंपनी सर्टिफाइड हो जाएगी तो ये उनको बीट कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर्स की, दूसरा पॉइंट, कस्टमर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर इंप्रूव हो जाएगा अगर प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम इनके पास होगा। एक्सीडेंट और इंसिडेंट का रेट कम हो जाएगा और उससे हमारा फाइनेंशियल लॉस भी कम हो जाएगा। इसी तरह लीगल रिक्वायरमेंट, पांचवा पॉइंट, लीगल रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। छठा पॉइंट, जब कंपनी ISO सर्टिफाइड हो जाती है तो उनके इंश्योरेंस प्रीमियम्स कम रखे जाते हैं, यानी इंश्योरेंस वाले उनको माहाना जो किस्त उनका रखते हैं या सालाना, वो कम रखते हैं बाकी कंपनीज के मुकाबले में। इसी तरह सातवां पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट के बाद वर्कर्स का मोराल कम हो गया था, काम करने का जज्बा उनका कम पड़ गया था, लेकिन अगर कंपनी सर्टिफाइड हो जाएगी तो उनकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी, एब्सेंटीज्म और स्टाफ टर्नओवर रेट भी कम हो जाएगा। इसी तरह टॉप मैनेजमेंट जो है उनकी कमिटमेंट इससे बढ़ जाएगी क्योंकि उनको एज ए लीडर रोल प्ले करना होगा अगर कंपनी को ISO सर्टिफाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग नेट से और कोर्स से हेल्प लेके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपके 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके उसी में से सॉल्व हो जाएंगे, सीन और बुक से सॉल्व हो जाएगा। 10% ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको इंटरनेट की हेल्प की जरूरत हो सकती है। अच्छा सर फिर हमारे इंटरव्यू में इसी क्वेश्चंस में हमसे पूछेंगे? यार इंटरव्यू में वो अलग से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको इंशाल्लाह हम ब्रीफ कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा, वो हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। निबोश की तरफ से मुझे जो क्वेश्चन आता है, जो भी प्रूफ ट्रेनर होता है उसको निबोश वाले क्वेश्चन भेजते हैं कि ये क्वेश्चंस लड़कों से पूछने हैं, तो उस पे आपको ट्रेन कर देंगे, मसला नहीं होगा, उसका टेंशन ना लो। ठीक है, ओके। अच्छा, ये कुछ वेबसाइट्स दिए हुए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, अपडेट्स आपको इससे मिल सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। सर अच्छा, वो वेबसाइट, हाँ सर,
जी वेबसाइट सर वो पिछली जो स्लाइड आपने चलाई थी वो मैं वो वैसे भी ग्रुप में शेयर कर शेयर लूंगा कर ना, देंगे। हाँ। में कोई अच्छा किसकी कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो सबसे टॉप पे ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है? एम्प्लॉयर, यानी कंपनी का जो मालिक होता है। एम्प्लॉयर किसको कहते हैं? ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज पीपल, एक बंदा या एक इदारा जो लोगों को नौकरी पे रखता है, तो उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयर फिर एक कंपनी भी हो सकती है या एक कारपोरेट बॉडी जिसमें डिफरेंट पार्टनर्स या वो इन्वॉल्व है, वो भी हो सकते हैं। और इसी तरह दे आर लीगल पर्सन, यानी कानूनी तौर पे क्योंकि ये हर चीज के जिम्मेदार होते हैं, तो उनको लीगल पर्सन कहा जाता है। हमने एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी आईएलओ के कन्वेंशन और रिकमेंडेशन में डिटेल से डिस्कस किए थे कि सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करना ये मालिक की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसी तरह जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलो कि एम्प्लॉयर जो है वो सिर्फ अपने वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर नहीं करेगा, बल्कि उसके प्रेमिसेस में जो भी विजिटर्स आ रहे हैं या जो भी कंट्रैक्टर्स उसके प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं, उन सब की हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करना ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, एम्प्लॉयर के अंडर फिर डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर जिस तरह नाम से जाहिर है, डायरेक्शंस देने वाला। गिव एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट मामलात में हिदायत देने वाला डायरेक्टर कहलाता है। और इसी तरह ये सेट्स इट्स प्रायोरिटीज, ऑर्गेनाइजेशन के प्रायोरिटीज भी ये सेट करता है कि किस चीज को हमने कितनी इंपॉर्टेंस पे काम उस पे करना है। इसी तरह वर्क डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर का ये भी काम होता है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कि वो एलोकेट करे रिसोर्सेज, यानी बजट दे, बंदे प्रोवाइड करे, कॉम्पिटेंट बंदे हायर करे। ये टॉप मैनेजमेंट की या डायरेक्टर्स का काम होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करे कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। इसी तरह डायरेक्टर जो है वो इस चीज की भी पाबंद होता है कि तमाम लीगल कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की को उन वो सारी पूरी हो। ये डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स का काम होता है कि कानूनी जिम्मेदारियां पूरी हो। क्योंकि डायरेक्टर्स जो है वो और सीनियर मैनेजर्स वो टॉप पे होते हैं, तो उनका पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे और उनके प्रायोरिटीज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, असर होता है, ठीक है। और अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में हमने चेंज लेके आना है, हेल्थ एंड सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट लेके आना है, तो इनकी लीडरशिप और इनकी कमिटमेंट, यानी इनका इखलास और इनकी लीडरशिप हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डायरेक्टर्स के अंडर जो सीनियर मैनेजर्स काम कर रहे थे वो डायरेक्टर्स थे, वो लेते हैं, इसी तरह असर लेते हैं। इसी तरह सीनियर मिडिल मैनेजर्स वो अपने सीनियर मैनेजर से, और इस तरह जूनियर मैनेजर्स और सुपरवाइजर अपने सीनियर मैनेजर से या मिडिल मैनेजर से असर लेते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टॉप की लीडरशिप को हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कमिटेड हो। क्लियर? तो यहाँ पे एनॉर्मस का क्या मतलब है सर? एनॉर्मस बहुत ज्यादा। अच्छा, आप डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स के अंडर मिडिल मैनेजमेंट काम करती है, जिसमें मैनेजर और सुपरवाइजर इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के रोजमर्रा के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं और अपने एरिया अंडर कंट्रोल में हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करवाना ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एक और टॉपिक है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑक्युपायर्स ऑफ द प्रीमिसेस। जॉइंट ऑक्युपायर्स किसको कहते हैं? कि एक ही हुदूद में डिफरेंट कंपनीज काम कर रहे हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर 10-15 कंपनियां काम कर रही है, या एक ही साइट पे 3-4 कंपनियां काम कर रही है, तो इनको हम कहते हैं कि दीज आर जॉइंट ऑक्युपायर्स ऑफ द प्रीमिसेस। हुदूद के मुश्तरका उसको क्या कहते हैं? ऑक्युपायर्स, यानी वहां पे रहने वाले काबिज। तो इनके कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी मजमूई जिम्मेदारियां हैं। तो वो आईएलओ के कन्वेंशन 155 के आर्टिकल 17 और इसी तरह रिकमेंडेशन 11 में डिफाइन की गई है। और उसमें ये बताया गया है कि
इस तरह के अगर फैसिलिटीज में काम कर रहे हो इकट्ठे डिफरेंट कंपनीज, तो उनके लिए जरूरी होता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज डेवलप किए जा सके। इसमें ये क्या क्या चीजें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे? शेयरिंग ऑफ प्रोसीजर्स, यानी एक दूसरे के साथ प्रोसीजर्स शेयर करना, फायर एंड इमरजेंसी रिस्पांस, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने किस रास्ते से इवैक्यूएट होना है, कहाँ पे हमारा असेंबली पॉइंट होगा, कौन कौन हमारे फायर फाइटर्स होंगे। तो इसके हवाले से पहले से दोनों कंपनीज या तीनों कंपनीज ने आपस में चीजें तय की हो, एक दूसरे के साथ अपने रिस्क असेसमेंट शेयर किए हो और ज्वाइंट कमेटी मीटिंग्स करे मंथली या क्वार्टरली, ठीक है, कि उसमें अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज को डिस्कस किया जा सके। तो ये जॉइंट ऑक्युपायर्स की कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक दूसरे के साथ प्रोसीजर्स कैसे शेयर करेंगे, क्यों शेयर करेंगे? सर हर एक कंपनी को अपने मतलब जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज है वो पता होंगे, तो वो दूसरी को बताएगा और मतलब तीसरे को बताएंगे, तो आपस में सर वो मतलब इस तरह वो सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उसका फिर काम आसान होगा। सर इसके साथ सर इसमें रिस्क भी कम हो जाएगी सर, इसके साथ सब काम एक ही तरह से होंगे ना सर, एक ही। जिस कंपनी अगर पहले कुछ पहुंचा होगा, एक्सीडेंट हुआ, वो बता देगा उसको। हर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर होगा तो चीजों में फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं मुल्तान गया, ठीक है, तो वहां पे बिल्डिंग का मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है, तो वहां पे मैं उनके सेफ्टी के उस बिल्डिंग की एक ऑडिट के लिए गया, ठीक है, वहां पे डिफरेंट कंपनीज काम कर रही थी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर इस बिल्डिंग में आग लग जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 कंपनियों के ऑफिस थे, वो सब लोग मुतासिर होंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो कंपनीज है, ये आपस में चीजें आग लग जाए तो हम सब ने म्यूचुअल प्रोसीजर डेवलप कर लेते ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी किस रास्ते से हमने इवैक्यूएट करना है इस बिल्डिंग को, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनके इस सेकंड फ्लोर पे एक इमरजेंसी एग्जिट, उससे हमने मीटिंग कर ली, उससे हमने बात की, इसको एक प्रॉपर रूट दिया जाए। ये माइक अपने ऑफ कर ले यार, इंतखाब आलम। अच्छा, तो हमने इनसे मीटिंग की और इनसे बात की कि देखिए अब इन केस ऑफ इमरजेंसी सब मुतासिर हो सकते हैं, तो इस रूट को ओपन कर देते हैं और ये सब लोग यूज करेंगे जो जो इस फ्लोर पे काम कर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। यार एक बंदे की कॉल आ गई इस वजह से। अभी ठीक है? यस सर, अभी ठीक है। ठीक है, तो रूट्स डिफाइंड और सबके इस्तेमाल में हो, तो इस वजह से सब एक दूसरे के साथ, ये तो एक बिल्डिंग की बात हो गई। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक ऑयल लेक है, वहां पे डिफरेंट कंपनीज काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, हर एक का डिफरेंट काम है, तो वो एक दूसरे के साथ प्रोसीजर्स शेयर करेंगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारा क्या प्लान होगा, कौन हमारे फायर फाइटर्स होंगे, कौन हमारे फर्स्ट एडर्स होंगे, कौन हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम में होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें और एक दूसरे के साथ रिस्क असेसमेंट शेयर करेंगे। अच्छा, अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए शेयर ड्यूटीज जो है कि एक क्लाइंट हो गया, उसके अंडर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं,
तो अगर हादसा होगा तो जिस तरह हमने बोला भी था एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि उसमें उसके हुदूद में जो कॉन्ट्रैक्टर्स भी काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी वो इंश्योर करेगा। तो हादसे की सूरत में अगर एम्प्लॉयर पे या क्लाइंट पे बात आती है तो उसके लिए जरूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के काम को मैनेज करे। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं, लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर ले ताकि ये टाइम लिमिट खत्म हो जाए। लीव एंड ज्वाइन अगेन सो दैट रखी यार तो का चिप्स बुराई मां चाचू गई आलू वाली रखी चिप्स लगा मुझे लगा अपन स्टार्ट करें सर। ये माइक से आपने ऑफ करो। अच्छा, तो अगर कोई हादसा होता है ना और जिसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ उसका जो क्लाइंट था जिसने उसको काम पे रखा था उसको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसलिए फिर क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि वो क्या करे, वो कॉन्ट्रैक्टर के काम को अच्छी तरीके से मैनेज करे और इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट वे क्या है, एक कंपनी है और उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लगाना है, फॉर एग्जाम्पल सोलर प्रोजेक्ट उन्होंने लगाना है। अब सोलर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने रियोन एनर्जी को ये प्रोजेक्ट दे दिया। रियोन कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट
क्लाइंट कौन है? बेस्टवे है। तो अब रियॉन एनर्जी के हमारे पास तकरीबन 100 या 120 वर्कर्स आ रहे, तो अगर कोई हादसा होगा, क्योंकि वो हमारे प्रीमिसेस में आ रहे और हमारे प्रीमिसेस में अगर अनसेफ किसी उसकी वजह से, कंडीशन की वजह से हादसा होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ अगर हमें भी जिम्मेदार ठहराया जाए, तो फिर ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है कि हम क्या करें, उनके काम को अच्छे तरीके से मैनेज करें ताकि कोई हादसा ना हो। अब इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट हम 3 स्टेप्स में करेंगे कि पहले अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना जिसको हम काम दे रहे हैं, फिर उसके साथ काम की प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन रखना और साथ साथ में उसके काम की मॉनिटरिंग करना और उसके काम को मैनेज करना ताकि कोई हादसा ना हो और उसका काम सेफली कंप्लीट हो जाए। अब इसमें सबसे पहला काम क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, के किस कॉन्ट्रैक्टर को हम ये अपना जॉब या काम दे दे। सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ये पहला स्टेप है। हम जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्या क्या चीजें लाजमी देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या उसकी कंपनी की कोई हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है और पॉलिसी की क्या कहती है, वो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के कितने कुछ कमिटेड है। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके हम रिस्क असेसमेंट्स देखेंगे, उसके पास जो स्टाफ मौजूद है उनके क्वालिफिकेशंस और ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या ये कॉन्ट्रैक्टर किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं। जिस तरह आपको कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसका देखा जाता है कि क्या वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर है या नहीं। इसी तरह मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग करेंगे, उसके पास जो मशीनें हैं क्या वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं, उसके पिछले और मौजूदा क्लाइंट कौन कौन थे। अगर उसने अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम, अच्छे कंपनीज में काम किया, तो इसका मतलब ये है कि उसके वर्कर्स का भी एक अच्छा बिहेवियर डेवलप हुआ होगा। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसे पहले जो भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो सारे किसी लोकल फैक्ट्री में लिए, और एक कंपनी वो है जिसने सारे प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फॉर्म्स में लिए, तो जाहिर सी बात है जिसने इंटरनेशनल अच्छे फॉर्म्स में प्रोजेक्ट्स किए हैं जिस कंपनी ने, तो उनके हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से प्रोसीजर्स अच्छे होंगे, वर्कर्स के बिहेवियर्स अच्छे होंगे। एक्सीडेंट रिकॉर्ड चेक करेंगे, एनफोर्समेंट एक्शन चेक करेंगे कि क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई एनफोर्समेंट एक्शन लिया गया या नहीं, और उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज उस काम के हवाले से है या नहीं। रिसोर्सेज का वर्ड जिधर भी आता है यानी उसके पास उस काम के लिए बंदे मौजूद है, उसके पास उस काम के लिए मशीनें मौजूद है, तो उसके पास उस काम के लिए बजट मौजूद है या नहीं। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। अच्छा, अभी जो हमने सीन डिस्कस भी किया था ये वाला, जिसमें स्टोर और वेयर हाउस का इन्होंने जिक्र किया, और उसमें इन्होंने एक एक्सीडेंट का भी जिक्र किया कि वेयर हाउस के अंदर एक FLT के ट्रक का एक यंग ड्राइवर था और उसने ड्राइविंग में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, ब्रेक लेट अप्लाई किया और वर्कर को हिट कर लिया जिसपे उसकी टांग टूट गई। अब इस हादसे के बाद लेबर इंस्पेक्टर ने विजिट किया तो उसने ये मशवरा दिया कि गाड़ियों के लिए और पैदल जाने वालों के लिए अलग रास्ता होना चाहिए, और आपने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के एडवाइजर के तौर पे यहाँ पे इनको यही मशवरा दिया कि गाड़ियों के लिए और पैदल जाने वालों के लिए अलग रास्ता होना चाहिए। अब टास्क नंबर 3 की तरफ देखें कि साइट मैनेजमेंट ने आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि गाड़ियों के लिए और पैदल जाने वालों के लिए अलग रास्ता होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन सेलेक्टिंग द एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर व्हाट वुड यू कंसीडर व्हेन असेसिंग देयर कॉम्पिटेंस, कि जब आप इस काम के लिए बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को चुनोगे तो उसकी कॉम्पिटेंस कैसे, किन चीजों से चेक करोगे, यानी किन क्या क्राइटेरिया होगा आपका? जी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी देखेंगे सर, रिस्क असेसमेंट उनके देखेंगे सर, और क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग देखेंगे सर उसका, और अभी पढ़े हैं एडिक्वेट रिसोर्स पढ़ेंगे देखेंगे सर उसका, और एनफोर्समेंट एक्शन देखेंगे सर उसका, और सर प्रीवियस और करंट प्लान देखेंगे उनका सर। अच्छा, आप बात सुने ना, अभी तो आप स्लाइड से पढ़ रहे हो, तो रीडिंग नहीं चाहिए उनको। ओपन बुक एग्जाम इट मींस के उन्होंने आपको इजाजत दी है कि आप बुक से पढ़ लो।
अब आपसे आपने क्वेश्चन किस स्टाइल में आंसर करना है मुझे वो कोई बता सकता है? इस तरह तो आप नहीं लिख सकते ना कि स्लाइड उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार लो। सर यहाँ सर पहले हम लिखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है ना सर, यहाँ पे अब पहले हम लिखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और पहले हम सिनारियो जो ऑप्शन है ना वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो बेकरी में या ऑर्गेनाइजेशन वेयर हाउस में ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी नहीं था इसलिए वो ये हादसा पेश आया। यार वो हादसे की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि ये काम आप किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आप चेक करोगे? सर हम यही पॉइंट्स लिखेंगे लेकिन सेंटेंस प्रॉपर लेबर है काम करने के लिए और उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कोई इस तरह उनके पास रिपोर्ट है कि वो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स वगैरह उसके साथ जो लेबर हो वो मतलब अच्छा आप इसको सीन के साथ इस तरह से थोड़ा सा लिंक करोगे ना कि चूंकि हम बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरह के काम के लिए कि गाड़ियों के लिए और पैदल जाने वाले के लिए अलग रास्ता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, तो हम लिखेंगे कि हम देखेंगे कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम ये काम दे रहे हैं कि गाड़ियों के लिए और पैदल जाने वाले के लिए अलग रास्ता बनाए तो उस कंपनी की कोई हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है या नहीं, बिकॉज इट शोज द कमिटमेंट ऑफ द कंपनी विद हेल्थ एंड सेफ्टी। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे ट्रेनिंग रिकॉर्ड, तो आप लिखोगे कि हम ये काम अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो हम उनकी कॉम्पिटेंस इस तरह से असेस करेंगे कि उसके पास जो स्टाफ मौजूद है वो कितना कुछ क्वालिफाइड है, कितने कुछ ट्रेंड है और उनकी सर्टिफिकेशन वगैरह चेक करेंगे, तो इससे हम उनकी कॉम्पिटेंस असेस करेंगे। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट, हम उसके प्रीवियस रिस्क असेसमेंट शेयर करेंगे क्योंकि इससे हमें जाहिर होगा कि वो रिस्क को कैसे असेस करके कंट्रोल कर रहे थे ताकि हमारे करंट जॉब में भी ये इसी तरह खतरों की पहचान करके उनको कंट्रोल अप्लाई करे। तो इस तरह हर पॉइंट को प्रॉपर्ली इलेबोरेट करके लिखना होगा। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा हमने कॉन्ट्रैक्टर के काम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है तो दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफॉर्मेशन क्या क्या एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे? हैजर्ड्स पोज्ड बाय द साइट एंड वर्क कैरीड आउट। क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट उसको बताएगा कि मेरे वर्क प्लेस में क्या क्या खतरात मौजूद है। कॉन्ट्रैक्टर उसको अपनी एक्टिविटीज का बताएगा कि मेरे कामों में ये खतरे मौजूद है। तो एक दूसरे के साथ रिस्क असेसमेंट बना के शेयर किए जाएंगे और एक मेथड स्टेटमेंट डेवलप किया जाएगा। मेथड स्टेटमेंट किसको कहते हैं? द एग्रीड वे ऑफ डूइंग वर्क बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड मेथड स्टेटमेंट। यानी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर सारी चीजें फाइनलाइज करके बताते हैं कि किसका क्या काम होगा और दोनों उस पे एग्री हो जाते हैं, उस पे साइन कर लेते हैं क्या ये काम राय जो होती है मतलब काम करने की तरीकाकार। राय नहीं, जो चीजें जिन पे दोनों एग्री हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब देखिए फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एग्जांपल ली कि हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सोलर का, या फॉर एग्जांपल करंटली ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये वाला जो प्रोजेक्ट है कि हमारे पास डस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट लगा हुआ था जिसको ईपीएम कहते थे, ईपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को कहते हैं। कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये पुरानी है, उसमें हमें बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे थे और उसमें उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास हमने बेग हाउस सिस्टम इंस्टॉल कर लिया।
बैग हाउस सिस्टम का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है इंस्टॉलेशन का, एक हमारा लाइन का हो चुका है, दूसरे पे अभी लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये हम किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर के हमारे पास 120 to 130 वर्कर्स आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि उन्होंने वेल्डिंग की जॉब्स जो करने हैं या कटिंग, ग्राइंडिंग, फैब्रिकेशन, डिजाइनिंग, व्हाटएवर जो जो काम उन्होंने करने हैं, उनको अपनी कामों का पता है कि हमारे कामों में यही खतरे, हमें हाइट पे भी काम करना होगा, हमें कन्फाइंड स्पेसेस में भी जाके काम करना होगा। तो वो अपने खतरे बताएगा कि मेरे एक्टिविटीज में ये खतरे हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन शेयर होने चाहिए एक दूसरे के साथ। लिफ्टिंग एक्टिविटीज हम करेंगे, उसमें ये हो सकता है, हमें ये चीजों की जरूरत है। और क्लाइंट क्या करेगा, वो उसको अपने हैजर्ड्स का बताएगा कि आप कंजेस्टेड पे हमारे बहुत सारे यूनिट अभी ऑपरेशनल चल रहे हैं, हमारे पास रोटेटिंग पार्ट्स है, रोटेटिंग या मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स एक्सपोज। इसी तरह हमारे पास डस्ट का हैजर्ड है, यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स का खतरा है। ये जो जो खतरे हमारे एरिया में है या वर्क प्लेस में है, हम उनको उसके हवाले से बताएंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि काम को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। समझ आ रही है मेरी बातों की या नहीं? आ रही है सर, आ रही है सर। अच्छा, एक दूसरे के साथ बेस्ट वे और फॉर एग्जांपल एपिक दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अरेंजमेंट्स करेंगे ताकि इंश्योर करें कि एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। यानी एपिक वाले या आईजेड वाले कोई ऐसा काम ना करे जिससे बेस्ट वे का काम कोई सफर हो, और बेस्ट वे वाले कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे इनका काम खराब हो। इसी तरह परमिट टू वर्क सिस्टम होना चाहिए ताकि एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है कि कन्फाइंड स्पेस के लिए अलग, वर्क एट हाइट के लिए अलग, तो परमिट टू वर्क सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द वर्क, तीसरा स्टेप आ गया। क्लाइंट क्या करेगा, वो मॉनिटर करेगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है वो सेफली जा रहा है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं, अब हमें अगर लगे कि अनसेफ काम हो रहा है, अब जिस तरह यहाँ पे मैं विजिट के लिए मैंने दूसरे यूनिट से टॉप पे गया, तो जब मैंने इधर से देखा कि यहाँ पे बहुत सारे अनसेफ काम एक साथ चल रहे हैं, इनके पास जो हार्नेसेस मौजूद थे वो सिंगल लैंड यार्ड थे, इन्होंने रेलिंग, ना कोई रेलिंग सराउंडिंग पे लगी है जिसपे ना कोई लाइफ लाइन मौजूद है, तो ना कोई सेफ्टी का प्रोफेशनल बंदा यहाँ पे मौजूद था मौके पे, कोई प्रॉपर सुपरविजन नहीं थी, वर्कर्स इनके अनट्रेन्ड थे। तो मुझे जब लगा कि अब ये काम बहुत ज्यादा अनसेफ हो गया, तो मैंने साइट का विजिट करके क्या कर लिया, इनके साइट को क्लोज कर दिया। The client can stop the work if it involves unsafe practices. अगर क्लाइंट को लगे कि इनका काम बहुत ज्यादा, कॉन्ट्रैक्टर का काम बहुत अनसेफ चल रहा है, तो उसके काम को रोक सकता है। ठीक है, ऑडिटिंग अगेंस्ट एग्रीड मेथड स्टेटमेंट इज अ गुड टेक्निक। अब हम कैसे उसके साथ वो कर सकते हैं, उसका ऑडिट कर सकते हैं मेथड स्टेटमेंट के थ्रू। अब मेथड स्टेटमेंट के थ्रू फॉर एग्जांपल मेथड स्टेटमेंट में हमने लिखा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्टर अपने तमाम वर्कर्स को डबल लेन यार्ड हार्नेसेस प्रोवाइड करेगा। अब इसने कुछ वर्कर्स को दिए ही नहीं थे और कुछ वर्कर्स को जो दिए गए थे वो सिंगल लेन यार्ड थे। जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये तो आप हमें प्रोवाइड करोगे। फिर हमने उनका एग्रीमेंट निकाल के उनको दिखाया कि देखिए इसमें आप इस चीज पे एग्री हुए थे कि आप जो है तो अपने वर्कर्स को डबल लेन यार्ड हार्नेसेस तमाम वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे जो हाइट पे जाएंगे। तो इस तरह ऑडिट आप कर सकते हो उनका। समझ आ रही है या नहीं? आ रही है। यस सर, यस सर, आ रही है। This was the end of this chapter. अच्छा, टू whom, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, टू whom does an employer owe a duty with regard to health and safety? के मालिक जो है कंपनी का, वो किस किस की सेफ्टी को इंश्योर करेगा, यानी उसकी जिम्मेदारियों में से है जी। All the employees. लेबर्स की, जो कॉन्ट्रैक्टर आएंगे उनकी, सबकी जो विजिट करेंगे इसकी कंपनी को। ठीक है, मालिक जो है वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसके हुदूद में जो उसके वर्कर्स आ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं और जो विजिटर्स आ रहे हैं, उन सबकी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करे, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम वर्कर्स को सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करे, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क,
और ट्रेनिंग और सुपरविजन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कि हाउ कैन द डायरेक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी, डायरेक्टर्स कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी पे एक असर डाल सकते हैं, एक अच्छा असर डाल सकते हैं। जी हेल्थ एंड सेफ्टी को जब अहमियत देगा सर, जब वो खुद हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करे। Director is a part of health management system. He is directly involved in the activity and he can monitor all the thing. अच्छा, अब डायरेक्टर्स जो है, जिस तरह हमने डायरेक्टर की उसमें भी बढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी इनका काम है डायरेक्शंस देना। तो ये अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से डायरेक्शंस दे, ये खुद हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करे, कमिटमेंट शो करे, लीडरशिप शो करे विजिबल, और इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करे, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी पे इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। व्हाट आर द की वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑलरेडी हमने पढ़ लिए थे कि वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जी सर, वर्कर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो खुद भी अपने आप को भी सेफ रखें और इनके अगर जितने भी लोग बाकी काम कर रहे हैं उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो खुद भी डेंजर में प्लेस ऑफ वर्क ना हो तो फिर उसके बारे में रिपोर्ट भी करें। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट वुड यू लुक फॉर चेक व्हेन सेलेक्टिंग ए कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हुए आप उसमें क्या क्या चीजें देखोगे? सर इंस्पेक्शन करेंगे उसकी मशीनरी की। उसकी सर सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी डिस्कस किया है, उसकी हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी है, प्रीवियस उसका रिस्क असेसमेंट है, स्टाफ क्वालिफिकेशन है और मैनेजमेंट ऑन ग्रीन बेस है, अच्छा, अब जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं वो जवाब देगा, ठीक है। इंतखाब आलम आप बताएं, उसमें लिखा था कि कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हुए उसके प्रीवियस और करंट क्लाइंट्स को देखा जाएगा, इससे क्या मतलब है और क्यों देखा जाएगा? जी चल, हम्माद खान बताएगा। हम्माद खान। सर, इससे ये पता चलेगा कि मतलब इसने किन कंपनियों के साथ मतलब काम किया है ना, और इसका मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड किस तरह है, कोई नेग्लेंस नहीं हुई मतलब, या कोई इस तरह काम हुआ हो जिसमें फिर उसे प्लेंटीज मिले हो तो उससे उसके जो पॉइंट्स हो वो कटे हो, तो उससे पता चल जाता है कि मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, पता नहीं इसके मतलब पिछले जो काम की मतलब वो है ना, मतलब इनका क्या कहते हैं रिकॉर्ड है वो कैसा है, तो ये हम इसलिए चेक करते हैं। ठीक होगा। चले ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी था। ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह।